Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th, and we have already completed chapter 1 with all the concepts and the case studies, and now we are at the chapter 2, that is Principle of Management. और कल इसकी एक इंट्रो क्लास हो चुकी है, मतलब उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है. ठीक है, आई होप दैट यू वॉच इट एंड लाइक इट, और आई होप कि जितना मैंने उसके अंदर समझाया यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. एंड इस वीडियो के अंदर एज यू रिमेंबर कि हम लोगों ने सिर्फ 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है कल की वीडियो में कंप्लीट करे थे, और आज हम रेस्ट 7 करेंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम रेस्ट 7 करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो ये इसके अंदर इस प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन दे, ऐसा रेम्यूनरेशन जो उन्हें भी पसंद आया है और जो जो एक कैपेसिटी हो ऑर्गेनाइजेशन को पे करने के लिए. ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि बहुत ही कम हो, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है वो भी अपना खर्चा ना उठा पा रहे हो, एंड जो और कई बार वो लोग इतना ना ज़्यादा दे दे, ठीक है ना, ताकि वो रिटेन करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बियर करना पड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही बोला जाता है कि दैट द ओवरऑल पे एंड द कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ. दोनों के लिए होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. राइट, एंड द रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. और इसके पॉजिटिव इफेक्ट ये है दैट इट विल इंश्योर कॉग्निटिव एटमोसफेयर एंड गुड रिलेशनशिप राइट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. एंड द सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंटली द वर्किंग ऑफ द कंपनी वुड बी स्मूथ. ठीक है ना, इससे क्या होगा, कंपनी की जो वर्किंग है वो स्मूथ होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो दोनों एक मतलब अगर वो खुश रहते हैं तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. राइट, नेक्स्ट इज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब मैं आपको एक बार लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है. सेंट्रलाइजेशन के अंदर देखो क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारे डिसीजन सिर्फ एक पर्सन के हाथ में लिए जाते हैं. ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द डिसीजन. ठीक है, और कोई नहीं ले सकता. ठीक है ना, मतलब ऑल डिसीजन मेकिंग आर इन फ्यू हैंड्स और वन हैंड. और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लेवल के लोग जो हैं वो डिसीजन देने के लिए परमिटेड है कि वो ले सकते हैं डिसीजन, और उन्हें हर बात में पूछने की ज़रूरत नहीं है एक टॉप अथॉरिटी से या फिर एक कंसर्न अथॉरिटी से. तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है. जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे कुछ क्या कहते हैं उसको, कि कुछ आपको लिबरल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि कुछ डिसीजन वो खुद से भी ले लेते हैं, उन्हें हर चीज़ एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें लिखा हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन वेयर इट डिस्पर्सल अमंग मोर देन. ठीक है ना, जब कंसंट्रेशन की बात आ जाए तो सेंट्रलाइजेशन, और अगर डिस्पर्सल हो जाए मोर देन वन पर्सन तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है. और अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर इज अ नीड टू बैलेंस द सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद द मर्जर्स रिटेंशन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन. तो उनके लिए यही बोला जाता है कि यहाँ पे तो दैट शुड बी अ बैलेंस राइट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद द मैनेजर रिटेंशन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन. मतलब दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. राइट, और यहाँ पे लिखा है द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी इज वर्किंग. ठीक है ना, इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे अगर आप हर एक बात एक टॉप मैनेजमेंट से पूछते हैं ना तो इट विल क्रिएट अ क्योस, और कई बार क्या होता है कि आपकी बात पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मार्क इट राइट, बिकॉज समटाइम दे आस्क इन द 1 मार्क क्वेश्चन और द केस स्टडी. ये लाइन दे देंगे और फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको बताना है कि कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं. राइट, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इससे मतलब क्वेश्चंस ना बने, ना आए आपके यूटी में, ना आए आपके एग्जाम में, तो हो ही नहीं सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ध्यान से समझना कि स्केलर चेन क्या बोलता है. ये बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ अ हायरार्की, एक मतलब प्रोसीजर होता है एक छोटे लेवल से टॉप मैनेजमेंट तक बात पहुँचाने के लिए, या फिर एक टॉप मैनेजमेंट की बात छोटे लेवल तक पहुँचाने के लिए एक स्टेप्स होता है दैट वी नीड टू फॉलो टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स. राइट, तो उसके लिए स्केलर चेन बना हुआ है. और यहाँ पे बोला दैट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. ऑफ कोर्स
राइट द फॉर्मल लाइन्स ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन बोलते हैं। एंड इसमें लिखा ऑर्गेनाइजेशन मस्ट शुड हैव द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स, ठीक है। जो टॉप टू बॉटम एक वो होता है, हायरार्की होती है, ठीक है, जहाँ से कम्युनिकेशन जो रन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और हर एक मैनेजर और सबऑर्डिनेट को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए ये कुछ पिक्चराइजेशन में ऐसे दिखेगा, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसका डायग्राम ड्रॉ करके आएँ, ठीक है। यही हमारा टॉप लेवल है और ये हमारा लोअर लेवल है, तो ठीक है। तो आपको पहले डी की जो बात है वो सी को बतानी पड़ेगी, एंड देन सी जो है वो बी को, एंड देन बी ए को बताएगा। तो दिस इज़ द हायरार्की, ठीक है। दैट मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसे कि मैं आप लोग अंबानी को ही जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री को, ठीक है ना, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अगर उनके वर्कर को कोई दिक्कत हो तो ज़्यादा डायरेक्टली जाके वो अंबानी सर को नहीं बोलेंगे कि हमें दिक्कत है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। वो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे कि पहले वो अपने सीनियर को बोलेंगे, फिर वो अपने बॉस को बोलेंगे, फिर वो अपने मैनेजर्स को बोलेंगे, फिर वो मतलब काफ़ी हायरार्की के बाद सर को पता चलेगी, अंबानी सर को, ठीक है। उसी तरह से फॉलो किया जाता है। और उससे सिमिलरली अगर कोई टॉप मैनेजमेंट की बात है तो डायरेक्टली जाके लोअर लेवल को नहीं बोल देंगे कि हाँ चलो एक मीटिंग रखता है मैं डायरेक्टली बोलूँगा, नहीं, वो एल को बताएंगे एंड देन एम को एंड देन वो एन को। बट अगर कोई इमरजेंसी आ गई, मतलब इतनी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि वी कांट वेट फॉर दिस सच टाइप ऑफ प्रोसीजर, इससे तो बात पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है। और मतलब अगर जितना ज़्यादा बीच में लोग रहेंगे उतना टाइम लगेगा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेट करने का। तो उन्होंने एक गैंग प्लैग का रास्ता दिया जहाँ पर डायरेक्टली कन्वे हो सकता है, ठीक है ना। सी जाके एम को बता सकता है, एल जाको सी को बता सकता है, ठीक है। वो डायरेक्टली आपस में विदाउट विदाउट बीइंग वेस्टेड सो मच टाइम इन जो फॉलो करेंगे अगर हायरार्की, ठीक है, उसको छोड़ के वो लोग डायरेक्टली जाके किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है गैंग प्लैग। तो इसमें देखो एग्जाम्पल में समझाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ वन हेड A who has 2 lines of authority under him or her. One line consists of B, C, D, another is L, M, N, right? If C has to communicate with M, who is at the same level of authority, then she has to transverse the route C, B, A, L, M. This is due to the principle of scalar chain being followed. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ this should not be violated in the normal course of action. नॉर्मल में बिल्कुल वॉलेट नहीं होगा, बट अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, सी डायरेक्टली नीड टू कॉन्टैक्ट एम, ठीक है, थ्रू गैंग प्लैंक इज शोन इन द डायग्राम, तो वो कर सकता है। और ये क्या बोल रहे हैं, एक शॉर्टर रूट है दैट हैज़ बिन प्रोवाइडेड सो दैट द कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड एंड इन एन इमरजेंसी, ठीक है। एक शॉर्टर रूट है, ठीक है, क्योंकि इतनी इमरजेंसी आ गई है कि हम लोग वेट नहीं कर सकते, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द स्केलर चेन प्रोसेस, राइट, और हम इतना वेट नहीं कर सकते, तो आप गैंग प्लैंक का यूज़ करके अपनी बात डायरेक्टली उस सबऑर्डिनेट को या फिर उस सीनियर को कन्वे कर सकते हैं जिसको आपको करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और मतलब जो भी आपका प्रोसीजर वगैरह डिले हो रहा है उसे हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट ऑर्डर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि हर एक सामान की एक अपनी जगह है, ठीक है ना, और हर एक सामान उसकी जगह पे होना चाहिए अगर इफ़िशिएंसी चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट लाइन तो यही है दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन एंड एवरीथिंग और एवरीवन इन इट्स हिज और हर प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या, ऑर्डर लाइन्स, तो ये ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। अगर सबकी अपनी फिक्स प्लेस रहेगी तो इससे क्या होगा, देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज इन द फैक्ट्री और देयर विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स अगर आप बताइए बुक्स को आप रख दें ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम की कोई चीज़ें जैसे कि जो हमारे मार्वलिस आर्ट वगैरह होता है उसको हम ले जाके लाइब्रेरी में रखते, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे क्योज होगा ना, ठीक है। जिसको बुक चाहिए होगी वो जाएगा लाइब्रेरी में, उसको मिलेगी नहीं, वो आएगा ड्राइंग रूम में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज दैट इक्विटी। तो इक्विटी में बोला गया है कि मतलब ये बेसिकली बोलता है कि हर इंसान को जो भी आपका वेदर इट इज़ अ मेल एम्प्लॉय और अ फीमेल एम्प्लॉय दैट शुड बी इक्विटी इज मेंटेन्ड, ठीक है ना। द प्रिंसिपल एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर। मतलब हर ऐसा नहीं है कि अगर वो मेल है तो उसके साथ आप लोग कड़ा व्यवहार करें, फीमेल है तो उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल एंड सॉफ्ट बिहेव करें, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। और अगर कोई मेल है तो आप उसको ज़्यादा सैलरी दे, ठीक है, उसी काम के लिए कोई फीमेल है तो उसको कम सैलरी दे, ठीक है। दिस शुड नॉट बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना,
राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली पॉसिबल। ठीक है, जितना फेयर आप पॉसिबल, जितना आप फेयर बिहेवियर कर सकते हैं विद ऑल द एम्प्लॉयज, प्लीज डू डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ब्रीफ। ठीक है ना, बिकॉज इससे क्या होता है, देखो एक तो ऑफकोर्स एक इंडिविजुअल का मोरल तो कम होता है, गुडविल भी खराब होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और दूसरा मतलब एक ह्यूमैनिटी भी रहनी चाहिए अपने अंदर, इंसानियत। ठीक है ना, वो कभी हमें इस लाइक कभी वो हमें फोर्स नहीं करता, और कभी भी कोई भी इंसानियत के रूल्स ऐसे नहीं बोलते दैट यू हैव टू बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्सन, राइट। नेक्स्ट इज दैट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब हर एम्प्लॉय को आप इतना टाइम दीजिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। ये नहीं कि आपने कल उसको रिक्रूट किया, कल आपने उसको नौकरी दी और आज उसे निकाल रही हैं क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ कर दी। नहीं, थोड़ा सा एक फिक्स टेन्योर रखिए। ठीक है, उसको रखिए, उसको मतलब उसको इतना समय दीजिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके दैट येस ही और शी विल डू इट, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। वही लिखा हुआ दैट personnel should be selected and appointed after a due and the rigorous procedure, but once selected they should be kept at their position। ठीक है, फॉर द मिनिमम फिक्स टेन्योर। एक थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, स्टेबिलिटी लाइए टेन्योर के अंदर, ठीक है ना, सो दैट वो अपने रिजल्ट को शो कर सके, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग विल बी कॉस्ट हाई, और अगर हम इसी तरह से निकालते रहेंगे तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ मेजर लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और गाइज आप प्लीज़ बने रहिए, सिर्फ मेरे 2 प्रिंसिपल और रह गए और मैं चाहती हूँ मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इसके अंदर हम लोगों ने बाकी सारे प्रिंसिपल कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में नो प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड केस स्टडी या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस 2 और रह गए हैं, जस्ट बी पेशेंट। नेक्स्ट इज दैट इनिशिएटिव। तो इसके अंदर ये बोलता है कि एक वर्कर होना, जो वर्कर है या एम्प्लॉय है, उसको देखना है वो कितना मतलब कितना ज़्यादा एनकरेज है। ठीक है, कितना ज़्यादा वो खुद से ही फैसले लेता है बिना कुछ कहे, वो कौन कौन से प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, कौन कौन से राइट कदम उठाता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है दैट इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, कि आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जो खुद से, ठीक है, एनकरेज इनिशिएटिव, मतलब कि खुद से ही आपने वो स्टेप लिया। ठीक है, अपनी एनकरेजमेंट में से, अपनी उत्सुकता की वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ अथॉरिटी, उसके अंदर वो कौन कौन से ऐसे प्लान कैरी करता है या फिर डेवलप करता है फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव के अंदर बोलता है। और यहाँ पे बोला भी किया है कि जो एम्प्लॉय है वो शुड बी एनकरेज, ठीक है ना, शुड गिव सजेशन टू देयर सबॉर्डिनेट और टू देयर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं कि आप लोग इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है ना, बिकॉज कई बार क्या होता है क्योंकि उनके इनिशिएटिव में उनको प्रमोट करवा देते, तो यहाँ पे लिखा हुआ इनिशिएटिव, राइट। नेक्स्ट इज दैट एस्पिरेटिव कॉप्स। इसका मतलब ये होता है कि आई को रिप्लेस करना है वी से। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रुपिज्म होगा, जितना ज़्यादा सब लोग मिलके काम करेंगे उतना बेटर रहेगा। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ द यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ये लाइन बहुत मतलब मेन है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी दैट आई को हमें रिप्लेस करना है विद वी से सारे कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, इससे क्या होगा, मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग द पेनाल्टीज और गिव राइज द स्पिरिट ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है ना, ऑफकोर्स अगर ग्रुपिज्म और सबका अगर ऑब्जेक्टिव सेम है ना, तो हर कोई एक दूसरे के साथ काम कर सकता है। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो उनके अंदर एक ग्रुपिज्म की भावना को उत्पन्न करना होता है बेसिकली। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप से बनता है, एक प्रॉपर, ठीक है ना, एक बंदे से कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है नंबर ऑफ पीपल से चलती है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर हम लोग केस स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, राइट। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड if you have any doubt then do comment below and I will take care of your all doubts, and I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.